मायके और ससुराल वालों की सेवा में समर्पित निधि के सपने तो जैसे बिखर कर रह गए थे। जीवन के रेगिस्तान में भटकती निधि क्या अपनों के प्यार की मरीचिका को पा सकी? निधि की शादी तय हो गई थी, पर उसको ऐसा लग रहा था मानो मरघट पर जाना है। लाश के साथ नहीं, खुद लाश बनकर। उसका और मेरा परिचय एक प्राइवेट स्कूल में हुआ था, जिसमें मैं अंग्रेजी की अध्यापिका थी और वह साइंस की अध्यापिका होकर आई थी। उसका अप्रितम रूप, कमल पंखड़ी सा गुलाबी रंग, पतला चेहरा बदन, सौम्य नैन नक्श थे, पर घर की गरीबी के कारण विवाह न हो पा रहा था। निधि का छोटा सा कच्चा पुश्तैनी मकान था। परिवार में 4 बहनों पर एकमात्र छोटा भाई अविनाश था। बस सस्ते कपड़ों को ओढ़ते पहनते गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खींच रही थी। बड़ी बहन आरती के ग्रेजुएट होते ही एक कलरक से बात पक्की कर दी गई तो पिता ने कुछ जीपीएफ से रुपए निकालकर विवाह की रस्में पूरी की। किसी प्रकार आरती घर से विदा हो गई। सब ने चैन की सांस ली। कुछ महीने आराम से निकल गए। आरती को दान दहेज के नाम पर साधारण सामान ही दे पाए थे, न टेलीविज़न, न अन्य सामान, न सोना, न चांदी। ससुराल में उस पर जुल्मों के पहाड़ टूटने लगे, पर वह सब सहती रही। फिर एक दिन उसने अपनी कोख से बेटे के बजाय बेटी जनी तो उस पर जुल्म और ही बढ़ते चले गए, और एक रात अत्याचारों से घबरा कर वह पड़ोसियों की मदद से रोती कलपती अपने साथ एक नन्ही सी जान को लेकर पिता की दहली पर लौट आई। उसका यह हाल देखकर पूरे परिवार की चित्कार पड़ोस तक जा पहुंची। फिर क्या कुछ नहीं भुगता पूरे घर ने। आरती ने तो कसम खा ली थी कि वह जीवन भर वहाँ नहीं जाएगी जहाँ ऐसे नराधम रहते हैं। इस तरह मैं ब्याज के बेटी वापस आ गई। अत्याचारों की गाथा, चोटों के निशान देखकर फिर उसी घर में बहन को भेजने का सबसे ज़्यादा विरोध निधि ने ही किया। 3-4 वर्ष के भीतर ही तलाक हो गया तो माता पिता की छाती पर फिर से 4 बेटियों का भार बढ़ गया। मुसीबत जैसे चारों ओर से काले बादलों की तरह घिर आई थी। उस पर महंगाई की मार ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जो सबकी कमाई के पैसे मिलते वह गरम तवे पर पानी की बूंद से छन हो जाते। तीज त्योहार सूखे सूखे बीतते। अच्छा खाना उन्हें तब ही नसीब होता जब पास पड़ोस में शादी विवाह होते। अच्छे सूट साड़ी पहनने को उनका मन ललक उठता, पर सब लड़कियां मन मार कर रह जाती। निधि तो बेहद शुभ हो उठती जहां उसके विवाह की बात होती। उसका रूप देखकर लड़के मुग्ध हो जाते, पर दान दहेज के लोभी उसके गुणशील को अनदेखा कर मुंह मोड़ लेते थे। निधि मुझसे कहती, सच कहती हूँ मीनू, लगता है कहीं से इतना पैसा पा जाऊँ कि अपने घर की दशा सुधार दूँ। इसके लिए यदि कोई रईस बूढ़ा भी मिलेगा तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊँगी। बहुत दुख अभाव झेले हैं मेरे पूरे परिवार ने। तू पागल हो गई है क्या? अपना पत्नी सा रूप देखा है आईने में? मेरे सामने ऐसी बात मत करना, वरना दोस्ती छोड़ दूँगी। परिवार के लिए बूढ़े से विवाह करेगी क्या? तूने ही पूरे घर का ठेका उठ लिया है। और भी कोई सोचता है ऐसा क्या? मेरी आंखें नम हो गई तो देखा वह भी अपनी पलकें पहुँच रही थी। सच मीनू, तूने गरीबी की परछाई नहीं देखी, पर हम बचपन से ही इसे भोग रहे हैं। अरे, अपनों के लिए इंसान बड़े से बड़ा त्याग करता है। मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। बीमार अम्मा व बाबूजी कैसे जी पाएंगे अपनी प्यारी बेटियों को दुखी देखकर? पता है मैं पूरे 28 वर्ष की हो गई हूँ। नीति प्रीति भी विवाह की आयु तक पहुँच गई हैं। मुझे कई लड़के देख चुके हैं। लड़की पसंद, शिक्षा पसंद, नहीं पसंद तो कम दहेज, यही तो हम सबके साथ होगा। धन के आगे हमारे रूप गुण सब फीके पड़ गए हैं। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी। फिर बोली, अरे तू तो किसी घर की राजरानी बनेगी। देख लेना, तेरा दूल्हा सिर आंखों पर बैठाएगा तुझे। धन दौलत पर लौटेगी तू। रहने दे,
ऐसे ऊंचे सपने मत दिखा जो आगे चलकर मेरी छाती में टीस दे। हाँ, तुझे अवश्य ऐसा ही वर घर मिलेगा। अकेली बेटी, 2 बड़े भाई, सब ऊंचे पदों पर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बड़े परिवार की समस्या पर ही तो सोचती हूँ ऐसा अपनी कुर्बानी देने की। फिर आए दिन मैं यही सुनती थी कि निधि को देखने वाले आए और गए, धन के अभाव में सब मुंह चुरा गए। इतनी तगड़ी मांगे कि घर भर के सिर फिर जाते। यहाँ तो शादी का खर्च उठाना मुश्किल था, उस पर लाखों की मांग। एक दिन गर्मी की दोपहर में आकर निधि ने विस्फोट किया। मीनू, तुझे याद है एक बार मैंने तुझसे कहा था कि अगर कोई मालदार धनी बूढ़ा वर ही मिल जाएगा तो मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। लगता है वही हो रहा है। मैंने घबरा कर अपनी छाती थाम ली, फिर गुस्से से भर कर बोली, तो क्या किसी बूढ़े खुसट का संदेशा आया है और तू तैयार हो गई है? इतना कहकर तब मैंने उसके दोनों कंधे झकझोर दिए थे। वह बच्चों सी हंस देती, फिर पसीना पोंछती हुई बोली, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मेरे बजाय तेरी शादी होने जा रही है। देख, मैं बूढ़े खुसट की फ़ोटो लाई हूँ। उसकी उम्र 40 के आसपास है और वह दुहेजा है। 4 साल पहले पत्नी मर गई थी। उसने फ़ोटो मेरे हाथ पर रख दिया। अरे वाह, यह तो बूढ़ा नहीं जवान सुंदर है। तू मजाक कर रही है मुझसे? नहीं रे, मजाक नहीं कर रही। दुहेजा है, कहीं दहेज के चक्कर में पहली को मार तो नहीं डाला? क्या चक्कर है? मैं बोली। यह मेरी मौसी की ननंद का देवर है, निधि ने बताया। सेल्स टैक्स कमिश्नर है। तीसरी बार बेटे को जन्म देते समय पत्नी की मौत हो गई थी। तो क्या 2 संतान और हैं? हाँ, एक बेटी 10 साल की, दूसरी 8 साल की। तो तुझे सौतेली माँ का दर्जा देने आया है। यह तो है, पर पत्नी की मृत्यु के 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी को तैयार हुआ है। घर पर बूढ़ी माँ है, एक बड़ी बहन है जो कहीं दूर ब्याही गई है। बढ़ती बच्चियों को कौन संभाले? वह ठहरे नौकरी पेशा वाले। समय खराब है, इससे उन्हें तैयार होना पड़ा। तो तू जाते ही माँ बनने को तैयार हो गई। मदर इंडिया। हाँ रे, अम्मा बाबूजी तो तैयार नहीं थे। मौसी प्रस्ताव लेकर आई थी। मुझसे पूछा तो मैं क्या करती? जन्म भर अम्मा बाबूजी की छाती पर मंग तो नहीं न दलती। दीदी, वह उनकी बेटी बोझ बनकर ही तो रह रही है। फिर 2 बहनें और भी शूल सी गढ़ती होंगी उनकी आंखों में। कब तक बैठाए रहेंगी बेटियों को छाती पर? मैं अगर इस रिश्ते को हाँ कर दूंगी तो सब संभल जाएगा। धन की उनके यहाँ कमी नहीं है। लखनऊ में अपनी कोठी है, ढेरों आम व कटहल के बगीचे हैं, नौकर चाकर सब हैं। मैं सबको ऊपर उठा दूंगी। मीनू, निधि ने जैसे अपने दर्द को पीते हुए कहा। मेरे माता पिता की कुछ उम्र बच जाएगी, नहीं तो उनके बाद हम सब कहाँ जाएंगे? बाबूजी 2 वर्ष बाद ही तो रिटायर हो रहे हैं। फिर पेंशन से क्या होगा इतने बड़े परिवार का? बता तो तू। मैंने निधि को खींचकर छाती से लगा लिया। लगा एक इतनी खूबसूरत हस्ती जानबूझकर अपने को परिवार के लिए कुर्बान कर रही है। मेरे साथ वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। निधि शाम को आने का मुझसे वचन लेकर वापस लौट गई। फिर शाम को भारी मन लिए मैं उसके घर पहुंची। उसकी मौसी आ चुकी थी और वर के रूप में भूपेंद्र बैठक में आराम कर रहे थे। निधि को अभी देखा नहीं था। मैं मौसी के पास बैठकर वर के घर की धन दौलत का गुणगान सुनती रही। बेटी, तुम निधि की सहेली हो ना? मौसी ने पूछा। वह खुश तो है इस शादी से। तुमसे कुछ बात हुई? मौसी, यह आप स्वयं निधि से पूछ लो। पास ही तो बैठी है वह तो कुछ बोलती ही नहीं है, चुप बैठी है। इसी में उसकी भलाई है। मैं जैसे बगावत पर उतर आई थी। मीनू, तुम नहीं जानती, घर की परिस्थिति पर मुझसे कुछ छिपा नहीं है। निधि की माँ मुझसे छोटी है। उसी के आग्रह पर मैं अब तक कई लड़के वालों के पते ठिकाने भेजती रही। पर बेटा, पैसों के लालची आज के लोग रूप गुण के पारखी नहीं हैं।
फिर आरती में क्या कमी है? लेकिन क्या हुआ उसके साथ? मैं ब्याज के वापस आ गई। ये निधि के 28 पार कर चुकी हैं। आगे 2 और हैं। मैं उनके पास से उठाई। चल निधि, कमरे में बैठते हैं। वह उठकर अंदर आ गई। मैंने ज़बरन निधि को उठाया, उसका हाथ मुंह धुलवाया और हल्का सा मेकअप करके उसे मौसी की लाई साड़ियों में से एक साड़ी पहना दी, क्योंकि निधि को शाम का चाय नाश्ता लेकर अपने को दिखाने जाना था। सहसा बार बैठक से निकलकर बाथरूम की ओर गया तो मैं अचकचा गई। कौन कह सकता है देखकर कि वह 40 का है। क्षण भर में जैसे अवसाद के क्षण उड़ गए। लगा भले ही वह वर दुहेजा है, पर निधि को मनचाहा वरदान मिल गया। शाम के समय लड़की दिखाई के वक्त नाश्ते की प्लेटें के लिए निधि के साथ में थी। तैयार होकर तरोताज़ा बैठा प्रौढ़ जवान वर सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से बैठिए शब्द सुनकर मन आश्वस्त हो उठा। हम दोनों बैठ गए। निधि ने चाय नाश्ता स्वर किया तो उसने प्लेट हम लोगों की ओर बढ़ा दी। फिर हम दोनों से औपचारिक वार्ता हुई तो मैंने वहाँ से उठना ही उचित समझा। खाली प्लेट लेकर मैं बाहर आ गई। दोनों आपस में एक दूसरे को ठीक से देख परख ले, यह अवसर तो देना ही था। फिर पूरे आधे घंटे बाद ही निधि बाहर आई। क्या रहा निधि? मैं निकट चली आई। बस थोड़ी देर इंतज़ार कर, यह कहकर निधि मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। फिर 1 घंटे के बाद जो दृश्य था वह चटमंगनी पट ब्याह वाली बात थी। रात 8 बजते बजते आंगन में ढोलक बज उठी और सगाई की रस्म में जो सोने की चैन व हीरे की अंगूठी उंगलियों में पहनाई गई, उनकी कीमत 60,000 से कम न थी। 15 दिन बाद ही छोटी सी बारात लेकर भूपेंद्र आए और निधि के साथ भंवरे पड़ गए। इतना सोना चढ़ा कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। सब यह भूल गए कि वर अधिक आयु का है और विभु भी है। बस एक बात से सब ज़रूर चकरा गए कि दूल्हे की दोनों बेटियां भी बारात में आई थीं, पर वे कहीं से भी 12 और 8 की नहीं दिखती थी। बड़ी मधु 16 वर्ष की और छोटी विधु 12 की दिखती थी। जवानी की डगर पर दोनों चल पड़ी थी। सबको अंदाज लगाते देर नहीं लगी कि वर 50 की लाइन में आ चुका है। निधि से कोई कुछ न कह सका। सब तकदीर के भरोसे उसे छोड़कर चुप्पी लगा गई। 1 माह तक ससुराल में रहकर निधि जब 10 दिन के लिए मायके आई थी तो मैं ही उससे मिलने पहुंची थी। सोने से जैसे वह मट गई थी। एक से बढ़कर एक महंगे कपड़े, साथ ही सारे नए जेवर। एक बात निधि को बहुत परेशान किए थी कि वे दोनों लड़कियां किसी प्रकार से विमाता को अपना नहीं पा रही थी। बड़ी तो जैसे उससे सख्त नफरत करती, न साथ बैठती न कभी अपने से बोलती। पति से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने निधि को समझा दिया था कि लोगों ने या इसकी सहेलियों ने इसके मन में उल्टे सीधे विचार भर दिए हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी बूढ़ी दादी माँ का कहना भी वे दोनों टाल जाती। निधि हर समय इसी कोशिश में रहती कि वे दोनों उसे माँ के बजाय अपना मित्र समझें। इसको निधि ने बताने की भी कोशिश की, पर वे दोनों अवहेलना कर अपने कमरे में चली गई। खाने के समय पिता के कई बार बुलाने पर वे डाइनिंग रूम में आती और थोड़ा बहुत खाकर चल देती। पिता भी जैसे पराये हो गए थे। पिता का कहना इस कान से सुनती, उस कान से निकाल देती। निधि यदि कहती कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो वह पढ़ा सकती है, तो मधु फटाक से कह देती कि यहाँ टीचरों की कमी नहीं है। आप टीचर ज़रूर रही हैं, पर छोटे से शहर के प्राइवेट स्कूल में। हम क्या बेवकूफ़ हैं जो आपसे पढ़ेंगे? और यह सुनकर निधि रो पड़ती। एक से एक बढ़िया डिश बनाने की ललक निधि में थी, पर मायके में सुविधा नहीं थी, इसलिए वह अपने शौक़ को पूरा न कर सकी। यहाँ पुस्तकों को पढ़कर या टेलीविज़न में देखकर तरह तरह की डिश बनाती, पूरे घर को खिलाती। पति और सास तो खुश होते, पर उन दोनों बहनों की प्लेटें जैसे भरी जाती।
वैसे ही कमरों से आकर सिंक में पड़ी दिखती। कई बार पिता ने प्यार से समझाया कि वह अब तुम्हारी माँ हैं, उनका आदर करो, उन्हें अपना समझो, तो बड़ी मधु फटाक से उत्तर दे देती, पापा आपकी वह सब कुछ हो सकती है, पर हमारी तो सौतेली माँ है। इस पर पिता का कई बार हाथ उठ गया। निधि पक्ष लेकर आगे आई तो अपमानित ही हुई। इसे चुपचाप रोकर रह जाती। लड़कियां कहाँ जाती हैं? रात में देर से क्यों आती हैं? कुछ नहीं पूछ सकती थी। वह लड़कियों के पिता सदैव गंभीर रहे। हमेशा कम बोलना जैसे उनके चेहरे पर उच्च पद का मुखौटा चढ़ा रहता। बेटियों को भी कभी पिता से हंसते बोलते नहीं देखा। कई बार निधि के मन में आया कि वह मधु से कुछ पूछे, बात करे, पर वह तो हमेशा नाक चढ़ाए रहती। बूढ़ी सास प्यार से बोलती, समझाती, खाने पीने का ख्याल रखने को कहती। जब बेटियों के बारे में वह पूछती तो कह देती, सखी सहेलियों ने उल्टा सीधा भरा होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू भूपेंद्र से बता दिया कर जो समस्या हो। माँ जी, एक तो रात में वह बहुत देर से आते हैं, फिर वह इस स्थिति में नहीं होते कि उनसे कुछ कहा जाए। दिन में बेटियों की बात बेटियों के सामने तो नहीं कह सकती, वह भी तब जब दोनों जैसे लड़ने को तैयार बैठी रहती हैं। मैं तो बोलते हुए भी डरती हूँ कि पता नहीं कब क्या कहकर अपमान कर दें। इसी से तो शादी करनी पड़ी कि पत्नी आ जाएगी तो कम से कम रात में घर आएगा तो उसे संभाल तो लोगी। अब तो तुझे ही सब कुछ संभालना है। अधरों की हंसी, मन की उमंग रसातल में समाती चली जा रही थी। सब सुख साधन थे, जेवर, कपड़े, रुपए, पैसे, नौकर चाकर, परंतु लगता था वह जंगल में भयभीत हिरनी सी भटक रही हैं। मायके की याद आती, जहाँ प्रेम था, उल्लास था, अभावों में भी दिन भर किलोल से स्वर गूंजते थे। तभी एक दिन देखा कि दोनों बहनें माँ का वार्डरोब खोलकर कपड़े धूप में डाल रही हैं और लाकर से उनके जेवर निकालकर बैग में ठूस रही हैं। निधि का माथा ठनका। उस दिन छुट्टी थी, सब घर पर ही थे। वह चुपके से घर के ऑफिस में गई। उस समय वह अकेले ही थे। बोली, क्या मैं आ सकती हूँ? अरे निधि, आओ आओ, बैठो। यह कहते हुए उन्होंने फाइल से सिर उठाया। ये मधु विधु कहीं जा रही हैं क्या? क्यों, तुम्हें क्यों लगा ऐसा? पूछा, नहीं, उनसे पूछ कैसे सकती हूँ? कभी वे बोलती भी हैं क्या? असल में उन्होंने अपनी माँ के कपड़े धूप में डाले हैं और जेवर बैग में रख रही हैं। दरअसल वह अपनी माँ के जेवर बैंक लॉकर में रखने को कह रही थी, तो मैंने ही कहा कि निकाल लो, कल रख देंगे। घर पर रखना ठीक नहीं है, दोनों की शादी में दे देंगे, क्षमा करें। अक्सर दोनों कभी अकेले जाकर रात में देर से घर आती हैं, इससे आपको कहना पड़ा। निधि जाने के बाद उठ खड़ी हुई। ठहरो निधि, तुम कभी शॉपिंग को नहीं जाती हो? भाई, रुपए पैसे मेरी अलमारी में पड़े रहते हैं, जेवर कपड़े जो चाहिए खरीद लाया करो, कोई रोक नहीं है। आजकल तो महिलाएं नए नए डिज़ाइन के गहने कपड़े पहनकर घूमती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसी ही घूमो, क्लब ज्वाइन कर लो, इससे परिचय बढ़ेगा। पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। दूसरे दिन दोनों बहनें बैंक जाकर सारे जेवर बैंक लॉकर में रख आई और चाबी अपने पास रख ली। निधि कई बार मायके हो आई थी। कभी सोचा था कि दोनों छोटी बहनों को वह अपने पास रखकर पढ़ाएगी, पर वह सब जैसे स्वप्न हो गया। हाँ, रुपए ले जाकर वह सबको कपड़े आदि अवश्य खरीद देती। हर बार ज़रूरत की कुछ न कुछ महंगी चीज़ खरीद कर रख जाती। रंगीन टेलीविज़न, पंखे, छोटा सा फ्रिज आदि। इससे ज़्यादा रुपए लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जब तक निधि मायके रहती, कुछ दिन को अच्छा भोजन पूरे घर को मिल जाता, बाद में फिर वही पुराना कर चल पड़ता। अभी मायके से आए निधि को केवल 15 दिन ही हुए थे कि अचानक जैसे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बीमार थी, कई दिनों से खांसी से पीड़ित थी। दोनों बहनें खा पी कर अपने कमरे में बैठी टेलीविज़न देख रही थी। तभी जोर से दरवाजे की घंटी बजी।
उसने आकर दरवाज़ा खोला तो कुछ अनजाने चेहरों को देखकर वह चौंक गई। आप लोग कौन हैं? साहब घर पर नहीं हैं। उन्हें भीतर घुसते देखकर निधि घबरा गई। अरे अंदर कैसे घुस रहे हैं आप लोग? वह चिल्लाकर बोली ताकि दोनों बहनें सुन ले, लेकिन टेलीविज़न के तेज स्वर के कारण उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची। खिड़की से झांककर दोबारा निधि चिल्लाकर बोली, मधु देखो ये लोग कौन हैं और घर में घुसे जा रहे हैं। मैडम, हम विजिलेंस ऑफिसर हैं और आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। यह देखिए मेरा आई कार्ड। दोनों बहनें बाहर दौड़कर आई और चिल्लाकर बोली, पापा घर पर नहीं हैं। जब वह आए तब आप लोग आइए। पापा आपके अभी नहीं आएंगे क्योंकि वह पुलिस हिरासत में हैं। क्यों? क्या किया उन्होंने? शायद आपको पता नहीं है कि आपके पापा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब तो बेल होने पर ही घर आ पाएंगे। यह सुनकर निधि को चक्कर आ गया और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। पापा से फ़ोन करके हम बात कर लें, तब आपको अंदर घुसने देंगे। यह कहते हुए मधु ने फ़ोन लगाया तो पापा का भर्राया स्वर गूंजा, कानून में बाधा मत डालो मधु, लेने दो तलाशी। शाम को जब वह हारे थके घर आए तो लग रहा था महीनों से बीमार हूँ। पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने पहले निधि को, फिर मधु व विधु की ओर देखा। बरामदे में पूरी शक्ति लगाकर वह अपने भारी भरकम शरीर को चढ़ा पाए, पर संभल नहीं पाए और धड़ाम से नीचे गिर पड़े। होठों से झाग बह चला। तीनों के मुंह से चीखें निकल गई। डॉक्टर आया तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। तीनों उन्हें एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने हृदयाघात बताया। निधि सारी रात पति के सिरहाने बैठी रही। दोनों बहनें कुछ देर को घर लौटी क्योंकि चपरासी ने बताया था कि माँ जी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें होश आया तो वह बोले, निधि मुझे बहुत दुख है कि अभी अपने विवाह को केवल 10 माह ही हुए हैं और मैं इस प्रकार झूठे मामले में फंसा दिया गया। तुम यह मकान बेचकर माँ को लेकर मायके चली जाना। मधु के मामा संपन्न हैं, वे उन्हें ज़रूर इलाहाबाद ले जाएंगे। यदि माँ को ले जाना चाहें तो ले जाने देना। मैंने कुछ रुपए कबाड़ खाने के टूटे बॉक्स में पुराने कागज़ों के नीचे दबा रखे हैं। वहाँ कोई न ढूंढ पाएगा। तुम अपने कब्ज़े में कर लेना। बचे रहें तो मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। निधि फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, पर वहाँ तो सील लग गई है, पुलिस का पहरा है। निधि के मुंह से यह सुनकर उनकी आंखों से ढेरों आंसू लुढ़क पड़े। फिर पता नहीं कब दवा के नशे में सोते सोते ही उन्हें दूसरा दौरा पड़ा। 3 हिचकियाँ आई और उनके प्राण निकल गए। निधि की तो अब दुनिया ही उजड़ गई। जिस धन की इच्छा से उसने अधेड़ विदुर को अपनाया था, वह उसे मझधार में ही छोड़कर चला गया। माता पिता सब आए। मधु के नाना मामा आदि पूरा परिवार जुड़ गया। सब उसके अशुभ चरणों को कोस रहे थे। चारों ओर के व्यंग व लांघानों से वह घबरा गई। पुलिस के उसके मायके तक को खंगाल डाला था। माँ जी तो जीवित लाश सी हो गई थी। निधि की हालत देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूजा गृह से अपने संदूक खींचकर उसे यह कहते हुए सौंप दी, बेटी इसमें जो कुछ है तेरा है। मैं तो अपनी बेटी के पास शेष जीवन काट लूँगी। यह लोग तुझे जीने नहीं देंगे। मकान बिकेगा, तुझे भी हिस्सा मिलेगा। मेरे दामाद व बेटी तुझे अवश्य हिस्सा दिलवाएंगे। तू अपने नंगे गले में मेरा यह लॉकेट डाल ले और ये चूड़ियाँ शेष तो सब सरकारी हो गया। बेटी 1 साल बाद जहाँ चाहे दूसरा विवाह कर लेना। अभी तेरी उम्र ही क्या है। वह चुपचाप रोती रही। फिर उसे ध्यान आया और जहाँ पति ने बताया था वहाँ ढूंढा तो 10 लाख की गड्डियाँ प्राप्त हुई। तलाशी तो पहले ही हो चुकी थी। इससे वह सब लेकर माँ बाप के साथ मायके आ गई। बस वह पेंशन की हकदार रह गई थी, वह भी तब तक जब तक कि वह पति की विधवा बनकर रहे। निधि ने रुपए किसी बैंक में नहीं डाले, बल्कि उनसे कंप्यूटर खरीदकर बहनों के साथ
अपनी कंप्यूटर क्लास खोल ली। उसने बैंक से लोन भी लिया था जिससे कभी पकड़ी न जाए। अच्छी पेंशन मिली, वह भी केस निपटने के कई वर्ष बाद। मैं निधि के घर तुरंत गई थी। उसका विधव रूप, स्थिर काया, क्रांतिहीन चेहरा देखकर खूब रोई। मीनू देख कैसा राज सुख भोग कर लौटी हूँ। रही बात अनुकम्मा के आधार पर नौकरी मिलने की, तो वह 2 राज्यों के चलते कभी न मिल पाएगी। मैं उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकती और मध्य प्रदेश में नौकरी मिल नहीं सकती। हर माह पेंशन के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। गनीमत है कि मैं बाप पर भार नहीं हूँ। पति सुख नहीं, केवल धन सुख भोग पाऊंगी। इसी रूप की तू सराहना करती थी, पर वहाँ तो सब मनहूसी पदवी दे गई। वे क्या जाने कि मैंने आधी रात को नशे में चूर डगमगाए पति की भारी भरकम देह को कैसे संभाला है। मद में चूर कामातुर असफल पुरुष की मर्दानगी को गर्म रेत पर पड़ी मछली सी तड़प कर लोट लोट कर काटी है। ये पूरे 10 माह की रातें मेरा कुआरा अनजाना तन मन जैसे लाज भरी उत्तेजना से उदासित हो उठा। निधि, संभाल अपने आप को। तू जानती है ना कि मैं अभी इस अनुभव से सर्वथा अनजान हूँ। ओह सच में मीना, मैं अभी रो में सब भूल गई कि तू यह सब क्या जाने। मुझे माफ़ करेगी ना? कोई बात नहीं निधि, तेरी सखी हूँ। न जो समझ पाई वह ठीक है, नहीं समझी वह भी ठीक है। तेरा मन हल्का हुआ, शायद विवाह के बाद मैं तेरी ये बातें समझ पाऊँगी। तब तेरी यह व्यथा बांट लूँगी। तब तक ये ज्वाला भी शीतल पड़ जाएगी। मैं अपने पर अवश्य विजय पर लूँगी। अभी तो नया घाव है ना, जैसे आवा से तप कर बर्तन निकलता है तो वह बहुत देर तक गर्म रहता है। अच्छा अब चलूँगी, बहुत देर हो गई है।